आज का अपना विषय लोक प्रशासन का विकास। ज्ञान और अध्ययन की शाखा के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में प्रारंभ होता है, परंतु क्रिया के रूप में एक प्राचीनतम काल से ही ये मानव समाज में रहा है। लोक प्रशासन का विकास कई शताब्दियों पूर्व मिस्र, जापान और चीन में प्रारंभ हो गया था। इसका संकेत इस बात में मिलता है कि मिस्र में नील नदी के जलमार्ग के नियमन की आवश्यकता के कारण केंद्रीकृत कर्मचारी सिस्टम की प्राचीनतम व्यवस्था का विकास हुआ। चीन में प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की व्यवस्था का प्रचलन ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में हो गया था। और वहीं भारत में जो प्रशासन की कला है वो राजनीति अथवा अर्थशास्त्र का अंग मानी जाती रही है। रामायण और महाभारत महाकाव्यों में राजनीति के साथ साथ प्राप्त प्रशासनिक चिंतन की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। हमारी स्मृतियों में जो प्रशासन और न्यायिक संगठन का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिद्धांत की जो सिद्धांत है उसकी अपेक्षा प्रशासनिक समस्याओं पर गहरा प्रभाव डाला जाता है और डाला गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वह अर्थशास्त्र नहीं होकर प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। वहीं प्राचीन चीन में कन्फ्यूशियस के उपदेशों में प्रशासनिक सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में प्रशासनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जो यूनान के रहने वाले थे। मैकियावेली ने इटली के अंदर अपना जो ग्रंथ द प्रिंस लिखा उसमें प्रशासन और सरकार के लिए आर्ट्स ऑफ वार और आर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसी बातें कही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रशासन एक सर्वकालिक प्रक्रिया रही है। 18वीं शताब्दी में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कैम्ब्रलवाद विकसित हुआ। उसका मानना था कि सरकारी मामलों को व्यवस्थित और प्रबंध के आधार पर संचालित किया जाए। कैम्ब्रलवादियों ने लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत अधिक रुचि ली और उन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित मामलों पर व्यवस्थित शोध कार्यों को अपने हाथों में लिया। अध्ययन और शोध कार्यों का उद्देश्य लोक सेवाओं के लिए ऐसे प्रत्याशियों को प्रशिक्षित करना था जो कि लोक प्रशासन की संरचना को, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को और लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं को गति दें, उनके अध्ययन को व्यवस्थित करें और इन लोक अधिकारियों के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के आधार पर प्रशासन को संचालित किया जा सके। वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को लेकर हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट एक पत्रिका थी उसके 72वें अंक में एक लेख लिखा और उसमें स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन क्या है। फ्रांस में 1812 में पहली बार इस पर एक पृथक शोध ग्रंथ जिसको टीट्रीज कहा जाता है, जिसे चार्ल्स बिन बॉबिन ने लिखा, इनका एक आर्टिकल है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक, लिखकर लोक प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या की। 19वीं शताब्दी के 8वें दशक तक जैक्सन द्वारा की गई लोकतंत्र की धारणा का प्रभाव रहा, जो पद व्यवस्था सिस्टम जिसको स्पॉइल सिस्टम या दूसरे शब्दों में अपन लूट प्रणाली कहते हैं पर आधारित थी। उसके चलते लोक सेवा और बजट बनाने संबंधी तथा लेखा वित्तीय की रीतियों पर पूर्ण अभाव रहा। इसके कारण अकुशलता, रिश्वत, भ्रष्टाचार बढ़ा, सार्वजनिक हितों की हानि पहुंची। अतः वहाँ एक सुधार आंदोलन चला और 1880 में पेडल्टन एक्ट के साथ एक नई शुरुआत होती है। उसके आधार पर संघीय लोक सेवा की समिति का गठन होता है और इस समिति ने योग्यताओं के आधार पर मेरिट सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया।
इस प्रकार लोक प्रशासन जो उसका विकास हुआ है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में जो लोक प्रशासन है, इसको अपन 19वीं शताब्दी की उपज कह सकते हैं। और 19वीं शताब्दी में जैसा कि रुमकी बसु का मानना है कि वे कारण हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया। पहला उन्होंने माना है कि वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन चला, उसकी वकालत F.W. टेलर ने की थी। 19वीं शताब्दी में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, जिसे विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया। तीसरा बड़ा कारण पुलिस राज्यों की प्रतिस्थापना करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। और चौथी बात ये हुई कि जो स्पॉइल सिस्टम था, लूट प्रणाली थी, उसके नकारात्मक परिणामों के कारण सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और अब मेरिट आधारित आंदोलन का श्री गणेश हुआ। तो इस प्रकार जो 19वीं शताब्दी में लोक प्रशासन अस्तित्व में आया, इसको इन तथ्यों ने विशेष योगदान दिया। अब अपन देखते हैं कि जो लोक प्रशासन का विकास हुआ है, उसके स्टेजेस क्या रहे हैं, उद्भव के चरण क्या रहे हैं। तो मोटे रूप से जो उद्भव के चरण रहे हैं, इसको अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण जो है वो 1887 से लेकर 1926 तक का, जिसे अपन कह सकते हैं राजनीति और प्रशासन के विभाजन या द्विविभाजन का काल कहा जा सकता है। दूसरा चरण जो है वो 1927 से लेकर 1937 तक का है, इसे प्रशासनिक सिद्धांतों का काल कहा जा सकता है। तीसरा चरण 1938 से लेकर 1947 तक का है, इसे चुनौतियों के युग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर चतुर्थ चरण जो है 1948 से लेकर 1970 तक का है, इसे पहचान का संकट कह सकते हैं, कि आइडेंटिफिकेशंस की राह का संघर्ष कह सकते हैं। और फिर 5वां चरण है जो 1971 से लेकर वर्तमान अवधि तक का, जिसको लोक नीति का काल कहा जा सकता है। आइए अपन पुनः देखें कि प्रथम चरण की क्या विशेषता रही है। तो लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है, इसमें प्रथम चरण में सन 1887 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी शुरुआत मानी जाती है। वुडरो विल्सन ने उस समय जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, उन्होंने एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें राजनीति और प्रशासन के अलग अलग बताया और स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की नींव डाली। इसलिए विल्सन को लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। लेकिन विल्सन ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है। वे स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन की नींव प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है और उनकी रचना थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन ने लोक प्रशासन राजनीति को लोक प्रशासन से पृथक करने के संबंध में तर्क देते हुए कहा कि राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का संबंध नीतियों को लागू करने से होता है। विल्सन के ही शब्दों में प्रशासन राजनीति के निश्चित क्षेत्र से बाहर पड़ता है। प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते। यद्यपि राजनीति ही प्रशासन के लक्ष्यों को निश्चित करती है, लेकिन उसे प्रशासन के कार्यालयों को प्रभावित करने का कष्ट नहीं उठाना चाहिए। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में करते हुए कहा कि प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र है, ये राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है। विल्सन आगे मानते हैं कि प्रशासन को एक विज्ञान मानते हुए प्रशासन का विज्ञान और राजनीति के विज्ञान के इस अध्ययन का नवीनतम फल है, जो लगभग 2200 साल पहले शुरू हुआ था। यह हमारे देश में ही उत्पन्न हुआ। लगभग हमारी अपनी पीढ़ी में अब हमारे पास वह है जो हमारे पास कभी नहीं था। प्रशासन एक विज्ञान है। विल्सन ने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन का आह्वान करते हुए कहा कि एक संविधान की रचना सरल है, पर उसको चलाना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने प्रशासन को एक विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान होने के साथ ही प्रशासन को क्या करना चाहिए, इस संबंध में वुडरो विल्सन कहते हैं
कि सरकारों के रास्ते को आसान करने का काम प्रशासन का है, अपने कार्यों को ज़्यादा व्यापार सा बनाने का कार्य प्रशासन का है, अपने संगठन को मजबूत और शुद्ध करने का जो कार्य है वो प्रशासन का है। इसके साथ साथ उनका मानना है कि अपने कर्तव्य और कर्तव्यपरायणता के साथ पूरे मनोयोग से कार्य करने का कार्य प्रशासन का है। विल्सन के ही इस विचार पद्धति को आगे बढ़ाते हुए फ्रैंक जे गुडनाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अंतर बताते हुए कहा कि राजनीति का काम राज्य की इच्छाओं का प्रकटीकरण है और प्रशासन का काम इन नीतियों को लागू करना है। गुडनाउ ने ही विल्सन की तरह एक स्वतंत्र और पृथक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन को प्रोत्साहित करने की वकालत की। इस समय अमेरिका में सरकार के सुधार के लिए आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि वहाँ सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार और शीतलता थी। इसी वातावरण में सुधार की लहर उठना स्वाभाविक था। 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार में काम करने के लिए दक्ष व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का लक्ष्य होना चाहिए। फलस्वरूप लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक अंग बन गया और इसका प्रसार तेजी से होने लगा। 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक की मान्यता मिली। यानी जो वुडरो विल्सन के बाद एल.डी. वाइट जो है, उनकी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोक प्रशासन की प्रथम अधिकृत पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। और इस पुस्तक में राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण की अवस्था से संबंध रखती है। लेखक का मत है कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययता है। इस प्रकार 1887 से लेकर 1926 तक का ये विकास का प्रथम चरण कहा जा सकता है। इसमें प्रशासन की पाठ्य पुस्तक के सामने आई और लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक करने का प्रयास भी प्रारंभ हुआ। तो इस कुल मिलाकर इस कालखंड का निष्कर्ष यह है कि इसमें राजनीति बनाम प्रशासन का संघर्ष चला और प्रशासन को राजनीति के लक्ष्य पूरा करने वाले एक साधन के रूप में देखा गया। लोक प्रशासन का दूसरा चरण जो 1927 से लेकर 1937 तक का है और इसे हम प्रबंध के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस चरण का अत्यधिक महत्व है। इस काल में राजनीति और प्रशासन पर अधिक बल दिया गया। साथ ही लोक प्रशासन के सिद्धांतों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव हुई। 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। विलोबी की इस पुस्तक में ये विश्वास व्यक्त किया गया कि लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत है और उनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। इसके बाद अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई जिन्होंने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, सहयोग दिया, जिसमें मैरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हेनरी फ्यूल की पुस्तक इंडस्ट्रियल्स एंड जनरल मैनेजमेंट, मुने और रेले की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आदि प्रमुख है। सन 1937 में लूथर गुलिक और एल उर्विक ने मिलकर पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक ग्रंथ संपादित किया, जिसमें उन्होंने पोस्ट कॉर्प सिद्धांत को जन्म दिया। इस सिद्धांत का दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण ये एक विज्ञान है, इसके आगे लोक शब्द लगाना व्यर्थ है। सिद्धांत तो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वे लोक में हो अथवा निजी में हो। गुलिक और उर्विक के शब्दों में इस शोध पत्र का सामान्य थीसिस यह है कि मानव संगठन के अध्ययन के द्वारा ऐसे सिद्धांतों पर आगमनात्मक तरीके से अध्ययन पर पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से मानव संघों को व्यवस्थित और नियमित कर सकें। एक तकनीकी प्रश्न की तरह इस सिद्धांतों पर यह सोचे बिना अध्ययन किया जा सकता है कि उद्यम का उद्देश्य क्या है, उनमें कौन सा कर्मचारी वर्ग है या उसकी रचना का आधार क्या है, मौजूद कोई भी संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत क्या है। मोहित भट्टाचार्य ने इस संबंध में लिखा है कि लोक प्रशासन में लोक वाला पहलू इस दौर में एक तरह से
पूर्ण तरह से ह्रास का शिकार हुआ और पूरा ध्यान प्रशासन पर था। इस चरण को कट्टरपंथी दौर भी कहा जा सकता है, जबकि प्रबंधन को एक बार अनुशासन की सीमाओं में दृढ़ता से रेखांकित करने का प्रयास। लोक प्रशासन का जो तीसरा काल या तीसरा चरण की जब अपन बात करते हैं, तो तीसरा जो चरण है वो 1938 से लेकर 1947 तक का माना जाता है और इस चरण के लिए कहा जाता है कि ये मानव संबंधों यानी ह्यूमन रिलेशन पर अत्यधिक बल देता है। और इस काल में यानी 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रकाश में आई और इसमें मुख्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियात्मक फैलाव, संगठन की इकाई के मध्य संबंध, प्रलोभन जैसी बातें व्यापक रूप से अपनाई गई। सन 1939 में F.J. रॉकलिज बर्जर और विलियम जे डिक्सन ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट और वर्कर में अमेरिका में चल रहे हॉथॉर्न प्रयोगों के संबंध में मानवीय संबंधों पर संकट पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया। 1947 में हार्मन साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में बताया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है और राजनीति और प्रशासन में अलगाव को उन्होंने महत्व नहीं दिया। साइमन ने यह बताया कि निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग जो होता है वो प्रशासन का हृदय है। व्यवहारिक क्षेत्र में साइमन की ये पहली पुस्तक थी जिसमें यह तर्क दिया गया कि संपूर्ण प्रशासन मात्र विवेक और निर्णय के चारों ओर घूमता है। 1947 में ही रॉबर्ट ए डेल ने एक निबंध लिखा द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। डेल ने अपने निबंध में ये बताया कि लोक प्रशासन में सिद्धांतों की खोज के 3 बाधाएं सामने प्रमुख रूप से आती है। फर्स्ट, विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे प्रशासन में कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। तीसरी बात उनकी यह थी कि लोक प्रशासन के विज्ञान होने के मार्ग में तीसरी बाधा जो है वो सामाजिक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन अपने आप को पाता है। इस प्रकार तीसरा चरण चुनौती भरा काल था। फिर रॉबर्ट डाल के अपनी इस रचना में माना कि हम लोक प्रशासन के किसी विज्ञान से हम बहुत दूर है। लोक प्रशासन का कोई विज्ञान संभव नहीं है जब तक कि आदर्श मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतरीन तरीके से समझा नहीं जाता और उसका व्यवहार अधिक अनुमाननीय नहीं बनता और एक तुलनात्मक अध्ययनों का संग्रह नहीं होता जिससे कि उन सिद्धांतों और मान्यताओं को खोजा जा सके तो राष्ट्रीय सीमाओं और विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों से परे हो। रॉबर्ट डाल ने प्रशासनिक व्यवहार पर परिवेशीय प्रभाव को स्पष्ट किया। वे मानते थे कि लोक प्रशासन राष्ट्रीय मनोविज्ञान एवं सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव से बच नहीं सकता, इसे स्पष्ट होता है। इसलिए उन्होंने संस्कृति पार्य अध्ययन अर्थात तुलनात्मक अध्ययनों का सुझाव दिया। उन्हीं के शब्दों में लोक प्रशासन की तुलनात्मक पहलुओं की काफ़ी उपेक्षा की गई है। जब तक कि लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे खोखले प्रतीत होते हैं। इस समय हम ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो चुनौतियों के काल से गुजरा था। फिर जो लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण आता है 1948 से लेकर 1970 तक का, इस चरण में लोक प्रशासन के इतिहास को संकट का काल कहा जा सकता है। हर्मन साइमन द्वारा प्रशासन की सिद्धांतवादी विचारधारा को नकार दिया गया। रॉबर्ट ए डेल ने इसे विज्ञान मानने से मना कर दिया। इस प्रकार लोक प्रशासन का जो स्वरूप संदेह का विषय बन गया और इस स्वरूप में संकटावस्था यानी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का काल कहा जा सकता है। यह चतुर्थ काल था और
इस चतुर्थ काल में लोक प्रशासन के इस चतुर्थ काल के अंदर जो बड़े बदलाव हुए वो ये थे। पहला तो यह कि क्रिक, एग्रिस, डलगस, मैगेगर, रेसिस लिकर्ट्स जैसे विद्वानों ने मानव संबंधी दृष्टिकोण को विकसित किया। दूसरा बदलाव तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो विकास वो प्रारंभ हुआ। F.W. रिक्स के द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए परिवेशीय या पारिस्थितिकी अध्ययन और अनुभवी अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। एडवर्ड विडनर और F.W. रिक्स के द्वारा विकास प्रशासन की अवधारणाओं को विकसित किया गया। नव लोक प्रशासन का इस काल में उदय हुआ। विस्टन, ऑस्ट्रॉम और अन्य साथियों के द्वारा लोक चयन दृष्टिकोण की वकालत की गई और लोक प्रशासन में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का इसी काल में उदय हुआ। अब देखते हैं कि अंतिम जो चरण है लोक प्रशासन का, तो इस अंतिम चरण को हम लोक नीति का चरण कहते हैं। चौथे चरण की जो चुनौती थी वो लोक प्रशासन के लिए वरदान सिद्ध हुई। अनेक शास्त्रों के विज्ञान लोक प्रशासन क्षेत्र में आए, अर्थात अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि शास्त्रों के विज्ञान इस विषय से जुड़ गए। इन सब के प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया और लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन जैसे नए विषय प्रारंभ हुए। अब तक लोक प्रशासन में पश्चिमी देशों का अध्ययन माना जाता था, अब वे एशिया और अफ्रीका के अध्ययन भी इसमें होने लगे। परंपरागत दृष्टिकोण की अपर्याप्तता के कारण अनुसंधान के नए उपकरण और नवीन अवधारणाओं का उदय भी हुआ। नए सामाजिक संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीयता ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को जन्म दिया। लोक प्रशासन के वर्तमान में एक संस्कृति विशेष की घेरे से निकालकर अन्य संस्कृतियों की ओर बढ़ने का प्रादुर्भाव इसमें हुआ। वर्तमान में विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन हो रहा है और इस पर अनेक शोध ग्रंथ और पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार ये निरंतर विकास को प्राप्त हो रहा है और वर्तमान समय में जब हम